तो हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चे। देखो, माना कि सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मुझे 110% ये उम्मीद है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलो, तो देखो, सोशल की बात है। अभी तक जो इस चैनल पे था वो लगभग 10th का सारा सिलेबस धीरे धीरे अपलोड कर रहे थे, बट अब यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं कि 9th का सिलेबस भी हम पैरेलली क्या करते चले, अपलोड करते चले। जिससे क्या होगा कि जब हमारा टाइम आएगा, एग्जाम टाइम आएगा दिसंबर के आसपास का, तो उस समय जो है हम बेहतर कर सकें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें रिवीजन भी करना है और आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे अभी पेपर होता है उसमें लगभग 20 ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, उसमें लगभग 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, जिन 20 ऑब्जेक्टिव में से आपको दो क्वेश्चन जो है वो एजर्शन एंड रीजन के मिल ही जाएंगे। ठीक है, एजर्शन और रीजन, इसके दो क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, तो हमें इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। फिर एट द एंड जो है हमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिल जाएंगे। ओके, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए, और एट द एंड हमें यहाँ पर जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एज अ केस स्टडी पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? केस स्टडी। ये हो गया। लास्ट में आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम पेपर के लिए ये फॉर्मेट मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया। ठीक है, अब ये एग्जाम फॉर्मेट जो है कई स्कूल इसको अप्लाई भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, बट हम जो है, जो हमारे यहाँ से शुरू होगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये आपका अभी से तैयारी होगी, तब जाके 10th की तैयारी में आप लोग बेहतर समझ गए। चलो, 5 मार्क्स के हो गए, फिर आखिर में आपको कुछ मैप पॉइंटिंग मिल जाएगी। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, और लास्ट में जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा क्या? मैप पॉइंटिंग। समझ गए। तो यहाँ ओवरऑल जो है हमने एग्जाम के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, क्लास शुरू अभी नहीं की, बट डिस्कशन शुरू कर दिया। ओके, चलो, अब देखो, माना कि सभी को सोशल से थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा डर क्या, बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इसको पढ़ने से ही नींद आने लगती है, आवाज़ी आ रही है, नींद आ रही है। ठीक है, इसको पढ़ने में बिल्कुल आलस सा आता चला जा रहा है, नहीं सर मन नहीं लग रहा पढ़ने में, कैसे पढ़े? तो देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना पड़े, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, बट जितना इंटरेस्टिंग मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बना दूँ आपके लिए, उतना मैं करता हूँ। थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करके इस साइड इंटरेस्ट लेकर आना पड़ेगा। जैसे ही आपका यहाँ पर इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है, मैं ये कहता हूँ कि आपका स्कोर पर 90 टू 95 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा साथ। ओके, चलो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है वो हम शुरू करने वाले हैं बेटा हिस्ट्री से। किससे? हिस्ट्री से। ठीक, चैप्टर नंबर 1 लेंगे और उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, हिस्ट्री से शुरू करने का रीज़न ये है, देखो यहाँ पर अभी आपको नहीं पता होगा तो मैं वो भी बता दूँ कि पिछली बार आपकी क्लास में 8th में लगभग 3 बुक्स थी। कितनी थी? 3। यहाँ अब आपको 4 बुक्स मिलेंगी, जिसमें आपको फर्स्ट हिस्ट्री, सेकेंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर सिविक्स कह देते हैं, थर्ड ज्योग्राफी, और यहाँ पर जो एक आपको एक्स्ट्रा बढ़ेगी वो है आपकी क्या? इकोनॉमिक्स। क्या बढ़ेगी? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ अब सिलेबस जो है वो पहले की तरह रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट घबराना नहीं है आपको। ठीक है, शुरुआत करेंगे धीमे धीमे, पढ़ते चलेंगे और धीमे धीमे समझते चलेंगे, लास्ट में रिवीजन, और फाइनली हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, ये मैं
दावा करता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट नेम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या नेम है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, पहला ही चैप्टर है। अब यहाँ पर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने मेंशन किया है और उनके बारे में आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँगा धीमे धीमे, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको भी मेंशन करता। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था यहाँ से क्या मिला हमें। ठीक है, ओवरऑल एक कंक्लूजन में मैं यही फर्स्ट में आपको दे दूं कि यहाँ से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आइडिया मिला। इसका आइडिया मिला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस जो रूलर है उसके ऊपर क्या बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो रूलर भी है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करेगा। ठीक है, उसी को सारी चीज़ों को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसमें लिखा हुआ होगा। समझ गए? तो चलो अब इस चैप्टर को धीमे से शुरू करते हैं, और यकीन मानिए आप कि ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसमें थोड़ा सा बस डेट्स को, नेम को थोड़ा सा याद करके चलिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन जैसा एज इट इज हम हमेशा से रखते हैं। देखिए 18th सेंचुरी, यहाँ पर जो डेट आपको बताई गई है 18th सेंचुरी, इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसमें एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, मींस यहाँ पर अगर आपको 18th सेंचुरी बोला गया है तो शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, 1700 से लेके 1799। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बस बैठा लेना कि जब भी हमसे एक सेंचुरी ज्यादा बोली जाती है, जब हम उसको न्यूमेरिकली लिखते हैं तो एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, चलो तो टाइम कौन सा बताया गया है, 18th सेंचुरी के लास्ट का टाइम है। ठीक है, जब फ्रांस में एक नई चिंगारी, या फिर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिला। क्या मिला देखने के लिए? बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिला, और उस रिवॉल्यूशन का नाम क्या था बेटा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या नाम था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन ने लोगों के जीवन में, या फिर कहें कि जो मॉडर्न वर्ल्ड बना, मतलब इसके बाद का जो समय आया उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मींस इस रिवॉल्यूशन से आगे आने वाले लोगों ने भी कई सारी चीजें सीखी और फिर उनको अप्लाई भी किया अपनी अपनी कंट्री में। हमारे इंडिया में भी इसी रिवॉल्यूशन से कई सारे लोगों ने सीखा, मींस इसको एज अ इंस्पिरेशन लिया और उसी को हमारे इंडिया में भी अप्लाई किया। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, आगे आ जाओ। द रिनेसेंस, रिनेसेंस का मैं आपको हिंदी मीन्स बताऊं तो पुनर्जन्म। ठीक है, और यहाँ पर जो है यूरोप में, रेजोनेंस इन यूरोप मीन्स यूरोप में वापस से चीजें जब बननी शुरू हुई, ढंग से बननी शुरू हुई, तो वहां पर क्या आया कि फ्रीडम, हमें अब राजा को से मुक्ति चाहिए, राजा हमारे पास नहीं, राजा हमारे पास रूल नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और वहां पर एक और आइडिया आया, क्या कि अब अगर हमें कुछ भी करना है, मींस अगर हमें फ्रीडम चाहिए है तो क्या तरीका है, रिवॉल्यूशंस, विरोध करना ही पड़ेगा। क्लियर, आगे आ जाइए। कहां पर? स्पेशली इन यूरोप, which destroyed the age old feudal order, means जो पहले से चली आ रही थी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर रहने वाली है, या फिर एक ही व्यक्ति के साथ राजा के राजा बनते जाएंगे बेटे, उस चीज को अब क्या होना था, खत्म करने का समय आ गया था। प्लस अब यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई थी एक सोसाइटी बनाने की। मीन्स अब जो था कि यहाँ से शुरू करेंगे हम क्या, कि अब हम देश में लोगों के साथ कंटिन्यू करें, मतलब कहने का है कि राजा का शासन अब हम खत्म करें और हम में से ही कोई व्यक्ति चुना जाए और उसी के साथ हम कंटिन्यू करें। समझ गए?
आगे आ जाओ। इसके अलावा यहाँ से आपको क्या क्या आइडियाज मिले, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ओपन फ्रेटर्निटी एंड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ओपन सोसाइटी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया कि हमें अब राजा के साथ अपना कोई राजा नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, अब हम अपने में से जिस व्यक्ति को चाहेंगे वो अब हमारे ऊपर रूल करना शुरू करेगा। ओके, द एंशिएंट रिजाइन एंड द क्राइसिस। अब ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से इतना बड़ा जो आउटब्रेक हुआ उसको समझिए। ठीक है, चलो तो एक सेकंड रुकना बेटा। देखो, इससे पहले जो है मैं आपको एक दिन की जो घटना है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ था बेटा कि 14 जुलाई 1789 डेट है आपकी, क्या 14 जुलाई 1789 फ्रांस की सिटी पेरिस में, कहाँ पे, फ्रांस की सिटी पेरिस में लगभग 7,000 लोग जो थे, 7,000 पीपल जो थे वो टाउन हॉल के आगे आके खड़े हो गए। ठीक है, टाउन हॉल के सामने आके खड़े हो गए। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उन लोगों में एक रूमर आ गया था, मतलब उन लोगों में एक अफवाह फैला दी गई थी कि उनके राजा ने ये कहा है, ध्यान से सुनना, ये रूमर फैला दी गई थी कि उनके राजा ने ओपन फायर मींस पब्लिक के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। ऐसी रूमर उनके बीच में फैल चुकी थी। ठीक है, सेकंड, अब जब यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे तो इन्हीं में से कुछ लोगों ने ये कहा कि जब कोई हम पे हमला करने आ रहा है तो हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इनमें से ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों ने क्या किया कि अपने वहां पर बेस्टाइल, इस पे बेस्टाइल पर आक्रमण किया। इस पर आक्रमण किया बेस्टाइल पे, और उसको जाकर वहां का जो गार्ड थे उनको मार दिया, वहां के गार्ड जो थे उनको मार दिया। एंड इसके बाद वहां से इन्होंने प्रिजनर्स, जो कैदी थे वहां, उनको भी फ्री कर दिया। प्रिजनर्स गॉट फ्री। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ कि एक रूमर फैल गई तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। सेकंड क्या हुआ कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग बेस्टाइल गए और वहां के जो प्रिजनर्स थे, मतलब वहां के जो गार्ड थे, उनको मार दिया, प्लस वहां के जो प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया। एंड इसके अलावा उन्होंने वहां पर एम्यूनिशंस, गोलीबारी या फिर गोला, बंदूक, कारतूस, इसकी इच्छा में वो लोग कहाँ गए थे? बेस्टाइल में गए थे। ठीक है, इतना हो गया। चलो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ बेटा, इसके बाद जब इन लोगों ने ये सब कर लिया तो इन्होंने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके जो पत्थर थे, इसके जो पत्थर थे, इन पत्थरों को मार्केट में ले जाके सोल्ड कर दिया। मार्केट में ले जाके क्या कर दिया? सोल्ड। रीजन पता क्या था? रीजन ये था कि वो लोग ये बताना चाह रहे थे इन पत्थरों को मार्केट में बेचकर कि कैसे बेस्टाइल डिस्ट्रॉय हुआ। मतलब इसको एक रिमार्क, निशानी की तरह रखने वाले थे। कैसे रखने वाले थे? एक रिमार्क, एक निशानी की तरह रखने वाले थे कि किस तरीके से बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया गया था। समझ गए? और इनके पत्थरों को बाजार में बेचा जा रहा था, लोग बाग इसको खरीद भी रहे थे, जिससे ये याद रहे कि हमने बेस्टाइल को कैसे डिस्ट्रॉय किया। समझ गए? तो इतना सारा कुछ हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत में। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्वेश्चन ये आता है कि ये सब कुछ हुआ क्यों? ये सब कुछ हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोगों को
इतना सब कुछ करना पड़ा और अपने राजा के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन ही स्टार्ट कर दिया। अब चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होने वाली है, ठीक है। अब हमने यहाँ से बिगनिंग कर दी, यहाँ से हमारे मन में क्वेश्चन भी आ गया कि व्हाट हैपेंड, ऐसा उस समय क्या हो गया कि जिस वजह से इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया, ठीक है। और ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज एक दिन में शुरू नहीं होती, उसमें काफी समय लगता है, सब लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं और फिर जब वो अति हो जाती है तब हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आया सबसे बड़ा आपका कि व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ पास्ट में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो है ना, अब जो हिस्ट्री के फर्स्ट पेज का है ना, अब उसके पन्ने को पलटना, ठीक है। और जब पन्ने को पलटोगे तो वहां पर आपको याद एक ऊपर अच्छी सी हेडिंग मिलेगी और उस हेडिंग पे लिखा होगा द फ्रेंच ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले तो पुराने बातें कर लेते हैं, जो उनका पहले का एंशिएंट रिजाइम, पहले का जो शासन था वो कैसा था, ठीक है। तो देखो ओल्ड रिजाइम जो है वो जनरली, ये जो वर्ड आपको सॉरी ये जो वर्ड आपके लिए यूज किया गया है, ये कब किसके लिए यूज किया गया है, उस सोसाइटी के लिए जो कब थी, फ्रांस में 1789 से पहले, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो एक दिन में नहीं बनने वाला था, उसको बनाने में काफी समय लगा था, ठीक है। जो पीजेंट्स थे, जो किसान वर्कर्स थे, वो सुबह से लेके शाम तक लोकल लॉर्ड्स, लोकल लॉर्ड्स मतलब वहां के लोगों के लिए काम करते थे। मैं मतलब यहीं पे आपको बता दूं कि सोसाइटी के दो लोग, क्लर्जी और नोबिलिटी, कौन कौन, क्लर्जी और नोबिलिटी प्लस रिच मेंबर्स, अभी नहीं, अभी इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक इन लैंड लॉर्ड्स के लिए काम किया करते थे, ठीक है। मतलब स्थिति खराब थी, ओके। चलो अब देखो, टैक्सेस जो थे उस समय वो काफी ज्यादा हाई थे, ठीक है। क्यों क्यों हाई थे, क्योंकि जो फ्रांस था वो क्या कर रहा था, 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक लगातार कंटिन्यूअसली युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। वो भी किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ कंटिन्यूअसली बैटल लड़ रहा था, समझ गए। आगे आ जाते हैं। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के क्या क्या कॉजेस हैं, किस किस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक यहां पर मैं आपको और रोड मैप बनाता हूं समझने के लिए, ठीक है। अच्छा यहां नहीं, पीछे बनाते हैं क्योंकि टैक्सेस की बात यही हुई है, तो यहीं बनाते हैं। चलो देखो बेटा, क्या हुआ कि ये जो लुइस, सॉरी ये यहाँ पर लुइस 15 है, मैंने 16 गलत बोल दिया था। लुइस 14 और लुइस 15 लगातार बैटल कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपको 1789 की डेट तो याद है, ठीक है। इस डेट को क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था। इससे ठीक 15 साल पहले, कितने साल पहले, 15 मीन्स 15 ईयर्स अगो, 1774, विच ईयर, 1774, यहाँ पर लुइस 16 जो था वो यहाँ पर क्या बन गए थे, किंग बन गए थे फ्रांस, ठीक है। प्लस इसके साथ जो है उनकी वाइफ जो ऑस्ट्रिया प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया प्रिंसेस जो थी, जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, क्या नेम था, मैरी एंटोनेट, ठीक है। ये इनकी वाइफ थी जो कि ऑस्ट्रिया प्रिंसेस थी, समझ गए। इसके आगे हुआ क्या कि जब लुइस 16 किंग बनकर आए तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इनको जो अपने ट्रेजर्स थे, जो ट्रेजर, जो इनके खजाने थे,
वो बिल्कुल खाली थे। जो उनके ट्रेजर थे वो क्या थे, बिल्कुल खाली थे। तो यहाँ जो ट्रेजर खाली थे उनका रीजन सुन लो बेटा। यहाँ जो ट्रेजर खाली था, जो उनकी ट्रेजरी मतलब जो खजाना जो था वो खाली था, उसके रीजन सुनो। रीजन नंबर 1, क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो लगभग लगातार युद्ध लड़ रहा था और इसने अब तक 13 अमेरिकन कॉलोनीज, कितनी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी और इनको फ्रीडम दिलवाई थी बैटल के साथ। किससे, अपने कॉमन एनिमी जिसका नाम था क्या, ब्रिटेन। क्या नाम था, ब्रिटेन। ओके, इससे क्या किया था, आजादी दिलवाई थी। फर्स्ट रीजन हो गया लॉन्ग वॉर। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो लॉन्ग वॉर, काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा था। सेकंड रीजन आ जाओ। सेकंड रीजन क्या था बेटा, सेकंड रीजन ये था कि यहाँ पर जो इनका महल था, जो इनका कोर्ट था, एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट ऑफ वर्सेल, इसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। एक्सट्रीम स्पेंड ऑफ मनी, बहुत ही ज्यादा पैसे को क्या करते थे, खर्च करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। हाँ ठीक है। सो उस कोर्ट को मेंटेन करने के लिए इनका क्या जाता था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाओ। इन्होंने इन सारी चीजों के लिए जो था वो ऑलरेडी 1 बिलियन लिवर, लिवर जो है वो फ्रांस की यूनिट की, सॉरी फ्रांस की करेंसी की एक यूनिट है, मतलब 1 बिलियन लिवर का इन्होंने कर्जा लिया, जो कि ऑटोमेटिकली बढ़ के 2 बिलियन लिवर हो गया। कितना हो गया, 2 बिलियन लिवर। और रीजन क्या था, रीजन ये था कि यहाँ पर इनको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। कितना इंटरेस्ट था, 10%, 10% ब्याज। ठीक है, चौथा, आर्मी को मेंटेन करने में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मेंटेन करने में, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इन चार चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इसी वजह से, प्लस इन चार चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, ये तो मैंने बता दिया। इस वजह से इनकी जो ट्रेजरी थी वो खाली थी, और खाली होने के कारण ये क्या करते थे, ये पूरे देश पर टैक्स को लागू किया था इन्होंने, प्लस इस टैक्स को कंटिन्यूअसली ये लोग बढ़ाते रहते। ठीक है, क्योंकि ये जो मेंटेन करना था, मतलब ये जो खर्चा था, इसको मेंटेन करने में पैसा बहुत खर्च हो रहा है। ठीक है, तो पैसा आने का एक ही तरीका है क्या, टैक्स, और इसीलिए लोग क्या करते थे, टैक्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हम इसमें और भी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।